हेलो पीपल, व्हाट्स अप। सो यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले 4 दिनों में क्या क्या हुआ। दैट इज लास्ट हम डिस्कशन किया था फ्राइडे को। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को क्या क्या हुआ है नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली, और हम ये करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइजिंग द न्यूज़पेपर विच इज द हिंदू, जैसे कि हमेशा से हम करते आ रहे हैं। अच्छा, जो लोग यहाँ पर नए हैं उनको मैं बता दूं, ये बाई वीकली सेशंस होते हैं। बाई वीकली का मतलब क्या होता है? हफ्ते में 2 बार होने वाले सेशंस। ठीक है, आप अगर हफ्ते में इन 2 बार होने वाले सेशंस को देख लेते हो तो बहुत ही आराम से पूरे हफ्ते भर का आपका रेलेवेंट करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं रेलेवेंट क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए ये 19th का न्यूज़पेपर है, कुछ 18 पेजेस का है, क्या वो पूरे 18 पेजेस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या रेलेवेंट है? नहीं। इस पेपर में से मुश्किल से 1 या 2 ऐसी न्यूज होती है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, उन पे ज्यादा ध्यान देते हुए हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा भी कुछ कुछ ऐसी न्यूज होती है जो आपके जनरल नॉलेज एनहांस करने के लिए आपको पढ़नी चाहिए, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। जो इररेलेवेंट है उनको हम बाईपास करेंगे। तो यहाँ एक और चीज होगी कि आप खुद से जब न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अब उस न्यूज़पेपर में क्या रेलेवेंट है और क्या इररेलेवेंट है, अगर आप 2-3 हफ्तों तक ये सेशंस अटेंड कर लेते हैं तो। ओके, सो स्टार्टिंग विथ 19, सबसे पहले जो यहाँ पे खबर है, हालांकि इस तरीके की कंट्रोवर्शियल न्यूज आपके एग्जाम पेपर में नहीं आती, लेकिन नेशनल न्यूज ये इतनी बड़ी बनी थी कि इसको डिस्कस किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ यूपी के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 8 रेल की कोचेस डीरेल हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि चेन्नई डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस एक ट्रेन है, उसकी 8 कोचेस गोंडा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे मैप में आपको दिख रहा होगा कि इसका पूरा रूट किस तरीके से था। गोरखपुर से होते हुए, गोंडा से होते हुए लखनऊ, बरेली और फिर यूपी को क्रॉस करके आगे निकल जाती है। यहाँ पे गोंडा डिस्ट्रिक्ट में सडनली ऐसा पैसेंजर्स का कहना है कि उनको बहुत तेज कुछ बूम या फटने की आवाज आई एंड देन द कोचेस वर डीरेल्ड, पटरी से उतर गई कोचेस। तो इसमें 2 people were killed and many more were injured। यहाँ पे अब इन्वेस्टिगेशन ये चल रही है कि क्या ये नेग्लिजेंस का केस है, क्या ये लापरवाही का केस है ऑन द पार्ट ऑफ अथॉरिटीज या समवन, या सिर्फ एक ये ऐसा कोइंसिडेंटल हादसा है जो किसी के कंट्रोल में नहीं था। इसके ऊपर पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन सरकार कर रही है। तो 2 people were killed and 31 were injured as Chennai Dibrugarh Express derailed and 8 of its coaches overturned। किस जगह पे? इन गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ट्रेन नंबर 15904 एक्सप्रेस ट्रेन है, ऑलरेडी काफी तेज चलती है, तो ऐसे में जब डीरेल होते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जान का भी और पटरी का भी, प्रॉपर्टी का भी, दोनों को ही काफी ज्यादा खतरा रहता है। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री ने ऑर्डर किया है कि एक हाई लेवल कमिटी बिठाई जाए जो कि इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी। अपार्ट फ्रॉम, मतलब इन्वेस्टिगेशन करेगी लेकिन इंक्वायरी अलग से होनी है जो कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन कमिटी भी बिठाई जाएगी और कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जो है वो अलग से इंक्वायरी तो कंडक्ट करने ही वाले हैं। यहाँ रेलवे ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि इट वॉज टू अर्ली to draw definitive conclusions and that the cause of accident is still being investigated। कि अभी बहुत जल्दी है, इतने जल्दी हम कंक्लूसिवली बता नहीं सकते कि इस एक्सीडेंट का कारण क्या था। इन्वेस्टिगेशंस जारी है, इंक्वायरी जारी है। ठीक है, तो बहुत ही जल्द हमको इस कमिटी जो बिठाई गई है, हाई लेवल कमिटी, उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आएगी और उससे हमको पता चलेगा कि क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था जो किसी के कंट्रोल में नहीं था, या नेग्लिजेंस का, लापरवाही का केस था ऑन द पार्ट ऑफ अथॉरिटीज। अच्छा, ये काफी टाइम से न्यूज चल रही है विच इज नीट की कुछ 23 लाख स्टूडेंट यहाँ पर उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा रहा था, 23.33 लाख टू बी मोर स्पेसिफिक, जो एग्जाम में बैठे थे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि सेंटर वाइज रिजल्ट पब्लिश करना है। यहाँ पे जो पूरी दिक्कत थी वो यही थी कि 172 मार्क्स, सॉरी 720 मार्क्स जो टोटल मार्क्स का पेपर होता है, सेम सेंटर से, जो एग्जाम सेंटर्स हम अलग अलग देने के लिए जाते हैं, सेम सेंटर से कुछ बच्चों का
720 आउट ऑफ 720 स्कोर आया था। अब ये बहुत हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें फुल स्कोर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो सबसे पहला शक तो वहीं पैदा हो गया था जब बच्चों ने फुल स्कोर किया, और सेकंड नंबर पे ये शक थोड़ा और ठोस तब हो गया जब ये 720 स्कोर करने वाले मैक्सिमम बच्चे एक ही सेंटर के थे। तब जाके ये शक उठा और लोगों को ऐसा लगा कि यार यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ घपला, कुछ चीटिंग, करप्शन का मामला है ये। एंड देन पिटिशंस वर फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, जिसपे सुप्रीम कोर्ट काफी टाइम से सुनवाई कर करके अपने डिसीजंस और डायरेक्शंस देता जा रहा है। फाइनली अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, क्योंकि जो ये कंडक्ट कराने वाली बॉडी है नीट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ओनली, उनको बोला है कि आप नीट यूजी के रिजल्ट, क्योंकि नीट यूजी का ही मामला है ये, नीट यूजी के रिजल्ट आप जो पूरे के पूरे 23.33 लाख बच्चे अपीयर किए थे उनका एग्जाम सेंटर वाइज बेसिस पर रिलीज करेंगे। इससे क्या होगा, लंबी सी लिस्ट निकल आएगी, हर सेंटर में जितने बच्चे बैठे थे उन बच्चों के कितने मार्क्स आए, तो वहां पैटर्न फॉलो कर पाना और पैटर्न देख पाना बहुत आसान होगा कि क्या असली में चीटिंग हुई है, क्या और भी ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे काफी सारे बच्चों ने सिमिलर मार्क्स या सेम मार्क्स स्कोर किए। तो इस पैटर्न से काफी हद तक ये एंगल क्लियर हो जाएगा कि चीटिंग हुई है या नहीं हुई है, पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे ये डिसीजन देने वाले 3 जज बेंच थी जिसको हेड कर रहे थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है राइट नाउ, मिस्टर या जस्टिस बोलते हैं हम DY चंद्रचूड़, ठीक है। उन्होंने इसके पीछे का रीजन भी दिया है कि द रीजन फॉर रिलीजिंग द रिजल्ट्स सेंटर वाइज इज टू चेक इफ द परफेक्ट 720 आउट ऑफ 720 स्कोर्स वर क्लस्टर्ड, मतलब जमा थे एक ही जगह पर in a particular exam center leading to suspicions of foul play including question paper leaks and cheating। इससे ये पता चल जाएगा कि क्या एक ही एग्जाम सेंटर में ये बहुत सारे ये जो हाईएस्ट मार्क्स हैं ये क्लस्टर्ड थे एक ही जगह पे। अगर ऐसा था तो इससे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ी थी, यानी कि पेपर लीक और चीटिंग जैसी चीजें हो सकता है सिर्फ एक सेंटर में हुई हो लेकिन हुई थी। अब भले वो एक सेंटर में मात्र 200 बच्चे रहे हो, लेकिन उन 200 बच्चों को भी कुछ ऐसा फायदा मिला जो बाकी के लाखों बच्चों को नहीं मिला। तो दिस इज इनजस्टिस ऑन देयर पार्ट। उनके साथ ये इनजस्टिस हो रहा है जिनने सालों साल, नीट के लिए बच्चे 2-2 साल प्रिपेयर करते हैं, ड्रॉप लेके प्रिपेयर करते हैं, अपनी लाइफ का 1 साल पूरा उसी की प्रिपरेशन में देते हैं। तो उनके साथ इतना बड़ा इनजस्टिस हमारे सुप्रीम कोर्ट के होते हुए तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज ट्राइंग टू प्रूव हियर। अच्छा, अगेन सेम चीज वही बोल रहे हैं, पब्लिकेशन ऑफ द कंप्लीट रिजल्ट वुड हेल्प बाय फॉलोइंग द पैटर्न्स ऑफ मार्क्स इन एवरी नीट एग्जाम सेंटर। हर नीट एग्जाम सेंटर में जो मार्क्स हैं उनका पैटर्न फॉलो करते हुए, यहाँ पे रिजल्ट का पैटर्न बेसिकली देखते हुए इट विल बी मोर क्लियर कि भाई ऐसा कुछ चीटिंग टाइप की चीज हुई है या नहीं। यहाँ पे पिटिशनर्स जिन्होंने पिटिशन फाइल की थी उनका ये कहना है कि 67 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया है एक ही एग्जाम सेंटर से, बट उसके रिप्लाई में एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इन एलिगेशंस को डिसमिस करते हुए बोला है कि ये कोई मास मैल प्रैक्टिस का कोई भी मामला नहीं है, सिर्फ ऐसे 17 ही स्टूडेंट्स हैं जिनने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है। पिटिशनर्स का ये कहना है कि 67 स्टूडेंट्स हैं, एनटीए का कहना है कि 17 स्टूडेंट्स हैं, और वो बाय कोइंसिडेंस है कि एक ही एग्जाम सेंटर से इन बच्चों के मार्क्स आए हैं। देयर इज नथिंग लाइक चीटिंग ऑन देयर पार्ट, ठीक है। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, ये काफी टाइम से ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ पे एक्चुअली में रेलेवेंट सिर्फ एक वर्ड है विच इज ऑपरेशन राजबीर। अगर आपने न्यूज को थोड़ा बहुत फॉलो किया हो तो आपने देखा होगा कि कश्मीर एरिया में एंड इनफैक्ट जम्मू में अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल काफी ज्यादा मिलिटेंट एक्टिविटी बढ़ चुकी है, और अभी आर्मी ने वापस से एक ऑपरेशन लॉन्च किया है वहां से मिलिटेंट इनफिल्ट्रेशन को साफ करने के लिए। तो इसी में 2 आइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स वर किल्ड एंड 2 सोल्जर्स वर इंजर्ड, जो हमारे एज सिक्योरिटी फोर्सेस कैरिड आउट कोम्बिंग ऑपरेशंस। कोम्बिंग मतलब लिटरली कंघी करना होता है, कंघी हम अपने बालों में करते हैं तो जो भी इंप्योरिटीज होती है वो निकल जाती है ना, ऐसे ही
जब मिलिट्री कोम्बिंग ऑपरेशंस करती है तो उसमें जो भी अनवांटेड मिलिटेंट्स, आतंकवाद जो भी होते हैं वो निकलते हैं। तो ये कोम्बिंग ऑपरेशन मतलब घर घर जाके, रास्ते रास्ते, चप्पे चप्पे पर जाके छानबीन की जा रही है कि कहीं कोई छुप कर तो नहीं बैठा है। ऑफ कहां पे की जा रही है? इन द जंगल्स ऑफ डोडा इन जम्मू अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल इन कश्मीर कुपवारा ऑन थर्सडे। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन राजबीर। द आर्मी सेड इट सक्सेसफुली फॉइल्ड एन इन्फिल्ट्रेशन बिड इन केरान सेक्टर ऑफ कुपवारा। मतलब वहां छुप के कुछ मिलिटेंट्स बैठे हुए थे, 2 उसमें से मारे गए हैं। उनका पूरा पूरा इरादा था कुछ और आतंकवादी एक्टिविटीज करने का, बट उनको हटा दिया गया है। दे हैव बीन एलिमिनेटेड। ठीक है, द इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट वॉज सक्सेसफुली प्रिवेंटेड विद द एलिमिनेशन ऑफ 2 टेररिस्ट ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये इन्फिल्ट्रेशन एक्टिविटी काफी टाइम से चल रही है। इस ऑपरेशन का नाम भी रखा है एक काफी कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में, सर्च एंड सीजर। मतलब सर्च वहां एक एक जगह को खोज खोज के, जिसको हम कोम्बिंग कहते हैं, एक एक जगह चप्पा चप्पा खोज खोज के जो भी ऐसे अनवांटेड मिलिटेंट्स वहां पर बैठे हुए हैं उनको एलिमिनेट किया जा रहा है। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, यहां पे काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं, न्यूज ऐसी होती है जो पॉलिटिकल होती है। पॉलिटिकल न्यूज आपके खुद के ज्ञान के लिए काफी अच्छी होती है, आपके नॉलेज को एनहांस करती है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती सारी पॉलिटिकल न्यूज। कुछ कुछ होती है, जैसे अगर कोई अपॉइंट हुआ है नया तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन उनका क्या ओपिनियन है, उनके अगेंस्ट एनिमीज कौन है, राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट दिया, क्या लड़ाई हुई, ये सब जो कंट्रोवर्शियल चीजें होती है ना, वो आप देखेंगे एग्जाम में बहुत ही कम, कई सालों में शायद एक आध बार पूछा जाए, वो भी बहुत ज्यादा अगर कंट्रोवर्शियल चीज हो गई है तब। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत छोटी सी न्यूज है जिसमें जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है, भगवंत मान उनका नाम है, उनका ये कहना था कि जो भी स्टेट रन यूनिवर्सिटीज होती है ना, उसके चांसलर हमेशा चीफ मिनिस्टर ही होते हैं। लेकिन पंजाब में क्या हुआ था कि गवर्नर ने एक बिल भेजा था टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फॉर हर अप्रूवल, और इस बिल में लिखा था कि अब से जो स्टेट रन यूनिवर्सिटीज होती हैं उसके चांसलर चीफ मिनिस्टर ना होकर गवर्नर होंगे। तो इस चीज को जो हमारी प्रेसिडेंट है उन्होंने वापस भेज दिया था, और उन्होंने वापस इस बिल को रेफर करने के लिए भेजा है, इसमें सुधार करने के लिए भेजा है। मतलब ऑफ कोर्स शी डज नॉट अग्री कि ऐसा होना चाहिए। तो टेकिंग अ काइंड ऑफ टॉन्ट टुवर्ड्स द गवर्नर, यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, उनका ये कहना था that if governor does not want to give assent to any bill, then he sends it to president, who returns that bill after a couple of months. His statement came after the president returned a Punjab bill that seeks to replace state governor with chief minister as chancellor of state run universities without her assent. एक बिल पास करवाने की कोशिश की गई थी जिसमें ये लिखा था कि हम एक नया लॉ क्रिएट करेंगे जिसमें जो स्टेट रन यूनिवर्सिटीज के चांसलर हमेशा चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको हटाकर गवर्नर को बना दिया जाएगा, और इस चीज के लिए प्रेसिडेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इस बिल को प्रेसिडेंट ने ही वापस भेज दिया। तो इस चीज के ऊपर बोला जा रहा है कि भाई ये जो सालों से चलता आ रहा हमारा कल्चर है उसके अगेंस्ट है, एंड आई डोंट सी द नीड फॉर इट कि ऐसा कोई भी बिल क्यों प्रेजेंट किया गया। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। ओवर 800 एलिफेंट्स डाइड इन केरला इन 8 years। अभी आपको 8 साल में देख के लग रहा है कि काफी कम है, बट 8 साल में 800 मतलब पर ईयर 100 एलिफेंट्स डाई, नॉट बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, बूढ़े होके नहीं मर रहे हैं ये, एक्चुअली में बीमारियों से मर रहे हैं। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं। केरला के फॉरेस्ट ने, जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्चुअली एलिफेंट्स हैं ऑफ इंडिया की पूरी एलिफेंट पॉपुलेशन में, केरला में ही हाईएस्ट है। तो केरला's forest recorded 845 elephant deaths between 2015 and 2023, with studies indicating an increasing trend in deaths। ये क्यों इंक्रीजिंग ट्रेंड है? ज्यादातर और वो भी यंगर एलिफेंट्स के अंदर
पर्टिकुलरली ऐसे जो कि 10 साल या कम है, एडोलेसेंट एज में है, ऑफ एज, फेस द हाईएस्ट रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी। और अप्रोक्सीमेटली यंगर एलिफेंट्स 10 साल से कम की एज वाले में मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट 40% से भी ज्यादा है, विच इज वेरी अलार्मिंग। बूढ़े होकर अगर ओल्ड एज से मरे तो वो समझ में भी आता है, बट यंगर एलिफेंट्स इफ दे आर डाइंग तो इसका मतलब हो सकता है कि पॉपुलेशन पे तक थ्रेट आ जाए। ये जो सडन इंक्रीज इन डेथ है पिछले 8 सालों में, और वो भी काव्स, जो एलिफेंट्स के बच्चे होते हैं उनको काव्स ही बोला जाता है, जैसे काउस के भी काव्स होते हैं, हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू एलिफेंट एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पीस वायरस हर्मोरेजिक डिजीज, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं EEHVHD। ये डिजीज एक्चुअली एलिफेंट्स में आती है, बट अक्सर जो टेम्ड एलिफेंट्स जिनको बांध के रखा जाता है उनमें ये डिजीज देखी जाती है। बाकी जो जंगलों में रहते हैं, और क्योंकि एलिफेंट्स आर वेरी सोशल एनिमल्स, वो हमेशा हर्ड में, कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं, तो एलिफेंट्स जो बाहर रहते हैं उनमें हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। हर्ड मतलब झुंड में रहने वाले, तो ये डिजीज से इम्यूनिटी आ जाती है जो हर्ड्स में रहते हैं, ठीक है। तो काफ्स जो भी बच्चे होते हैं इन लार्जर हर्ड्स, उनमें सर्वाइवल रेट ज्यादा है ड्यू टू शेयर्ड इम्यूनिटी। शेयर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है। जैसे कोविड में भी काफी बात हुई थी कि कितना टाइम लगेगा कोविड के अगेंस्ट हर्ड या शेयर्ड इम्यूनिटी आने में, मतलब एज अ कम्युनिटी एज अ होल वी आर इम्यून अगेंस्ट डिजीज। तो जो एलिफेंट्स हर्ड्स में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, उनमें सर्वाइवल रेट ज्यादा है इस डिजीज के अगेंस्ट, क्योंकि उनमें हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, ठीक है, या शेयर्ड इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं। अभी फिलहाल में सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, जो एक डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट प्रेजेंट की थी उसमें बोला गया है कि एलिफेंट्स have been facing increasing vulnerability due to shrinking habitats and rising fragmentation exacerbated by climate change। एक तो हैबिटेट मतलब जहां जंगलों में वो रहता है, जंगल एफॉरेस्टेशन के कारण धीरे धीरे कम खत्म होते जा रही है, हमको पता ही है। उसके वजह से जो बड़े बड़े एलिफेंट्स के झुंड हुआ करते थे वो धीरे धीरे टुकड़ों में डिवाइड होकर अलग अलग हो चुके हैं, फ्रैगमेंटेड हो चुके हैं, जिसकी वजह से हर्ड इम्यूनिटी कम हो चुकी है, ठीक है। So this is one of the main reasons of so many elephant deaths which have been happening. Coming on to the next newspaper which is 20th का, यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज तो यही थी कि जो आप लोगों ने भी फेस किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा अपडेट किया, अपडेट में ऐसा फ्लॉ आया कि पूरे दुनिया में ही माइक्रोसॉफ्ट ही बंद हो गया। तो एक ऐसा फॉल्टी अपडेट आया जिस विच कंप्लीटली नॉक्ड आउट द several Windows computers and servers around the world on Friday, sending them through a boot loop featuring a so-called blue screen of death। अगर आपके पास ओरिजिनल विंडोज है तो फिर ही आपने देखा होगा ब्लू स्क्रीन आ रही थी, चल नहीं रहा था, उसको बोला जा रहा था इट्स कॉल्ड ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, लोगों ने नाम भी दिया था। जिससे ऑफिस के काम तो चलो ठीक है, इवन एविएशन सेक्टर, बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, हॉस्पिटल्स, टीवी चैनल से लेके बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑपरेशंस रुक गए, जस्ट क्योंकि मैक्सिमम आप देखोगे विंडोज ही यूज करते हैं। और जो ओरिजिनल यूज करते हैं, अच्छा काफी इंटरेस्टिंग चीज, जो लोग पायरेटेड यूज करते हैं उनको कुछ खास ज्यादा दिक्कत नहीं आई, जो ओरिजिनल यूज करते हैं उनका ही सिस्टम या सर्वर ये ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ शो कर रहा था। द अपडेट वॉज पार्ट ऑफ Falcon Endpoint Threat Detection and Response product developed by CrowdStrike, a Texas-based cyber security firm। तो ये काफी बार आप देखोगे अपने को रियलाइज भी नहीं होता है, छोटे छोटे अपडेट्स होते जाते हैं। तो ऐसे ही एक छोटे से अपडेट का पार्ट था, बट उससे पूरा सर्वर ही क्रैश कर गया। फ्लाइट्स वर ब्रीफली ग्राउंडेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स विथ एयरपोर्ट्स रीलिंग अंडर अ कंप्लीट कोलैप्स ऑफ देयर डिजिटल सिस्टम, क्योंकि सब कुछ डिजिटल ही चलता है, फ्लाइट बुकिंग से लेकर कोऑर्डिनेशन एवरीथिंग। तो अमेरिका में तो मैक्सिमम फ्लाइट्स, इवन इंडिया में जैसे इंडिगो के 283 समथिंग या 283 ट्रिप्स वर कैंसिल्ड ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे, एंड बाकी के एयरलाइंस जैसे कि अकाशा, स्पाइस जेट, विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इन्होंने डिटेल्स नहीं बताए कैंसिलेशन के, मतलब एग्जैक्ट फ्लाइट नंबर्स नहीं बताए, बट इवन देयर फ्लाइट्स वर कैंसिल्ड। इशू कुछ
सुबह के 3:30 AM पे शुरू किया एंड इंडियन एयरपोर्ट्स को इफेक्ट करना तभी स्टार्ट किया था ये। बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, उन्होंने ऐसा बोला कि इन अ स्टेटमेंट दैट एयरपोर्ट्स वर फेसिंग इश्यूज ड्यू टू डाउन टाइम अफेक्टिंग अ डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम डेवलप्ड बाय द फर्म नेविटेयर। ठीक है, सो बेसिकली यही छोटी सी बात है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भैया ये जो सामने ब्लू स्क्रीन दिख रही थी, जो एरर दिख रहा था, इसका नाम क्या था? सो इट वाज नेम्ड ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। ट्वेंटियथ को कुछ खास वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ नहीं है, तो इट्स अ गुड डे फॉर यू ऑल। जिस दिन भी बहुत ज्यादा होता है तो लोग एकदम ऐसे घबरा जाते हैं। अच्छा, दिस कुड बी अ लिटिल इंपॉर्टेंट थोड़ा लीगल पर्सपेक्टिव से। सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू हियर, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तब होगा जब एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट हियर करेगी ये प्ली को, बट अभी डिसाइड किया है कि सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली टू प्रोब क्विड प्रो को वाया इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो यहाँ हमारे अगेन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का ये कहना है कि एक जो पिटिशन फाइल हुई थी सीकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, कि भाई घुसो और जांच पड़ताल करो जो ये क्विड प्रो को करप्शन एंड किकबैक्स जो भी जितने भी रिवील हुआ है थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड वाली स्कीम, जो पूरा डेटा रिलीज करने के लिए बोला था तो उससे काफी सारे घपले रिलीज हुए, तो इसमें कमिटी बिठाई जाए और इन्वेस्टिगेशन किया जाए, ऐसी पिटिशन वहां पर फाइल हुई है। पिटिशन फाइल किसने की थी? फाइल की थी कॉमन कॉज एंड सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एडवोकेट प्रशांत भूषण, नेहा राठी एंड शिरिल डिसूजा। अच्छा, पिटिशन सबमिटेड दैट सम ऑफ द कंट्रीज मेन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जैसे कि CBI, ED एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपीयर टू हैव बिकम एक्सेसरीज टू करप्शन। पिटिशन में क्लेम किया गया है कि भाई जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं इंडिया की, वो ही अब देखने में ऐसा लग रहा है कि करप्शन की हिस्सेदार बन चुकी हैं, तो इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सेवरल फर्म्स दैट वर अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय दीज एजेंसीज हैव डोनेटेड लार्ज सम ऑफ मनी टू द रूलिंग पार्टी। ऐसे बोला जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से ही ये रिवील हुआ है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू था, उनने खुद ही जो रूलिंग पार्टी है उसमें बहुत बड़े बड़े डोनेशंस किए हुए हैं। तो मतलब बेसिकली एक पावर का पोजीशन एंजॉय करते हैं वो, पोटेंशियली टू इन्फ्लुएंस द आउटकम्स ऑफ प्रोब्स एंड पिटिशंस, क्योंकि अल्टीमेटली ये बॉडी सेंटर के अंदर आती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में ही जिन्होंने पैसे दे रखे हैं, रूलिंग पार्टी में ही फंड्स दे के रखे हैं डोनेशंस हाई अमाउंट में, उनका ये एजेंसीज क्या बिगाड़ पाएंगी, ऐसा कहना है इस पिटिशन का। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सून दे आर गोइंग टू लिस्ट दीज पिटिशंस एंड इनके ऊपर सुनवाई होगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा कि भाई ये सुनवाई होने के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या होता है। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। बांग्लादेश में काफी ज्यादा अनरेस्ट चल रहा है, जहां पहले सिर्फ पुलिस इन्वॉल्व थी, अब सोल्जर्स भी आपको जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहे होंगे, इवन सोल्जर्स आर पेट्रोलिंग द स्ट्रीट्स ऑफ बांग्लादेश का कैपिटल जो है ढाका, सेटिंग अप रोड ब्लॉक्स ड्यूरिंग अ कर्फ्यू इम्पोज्ड इन रिस्पॉन्स टू स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट जॉब कोटास दैट हैव किल्ड एटलीस्ट 133 पीपल। बांग्लादेश में एक नया लॉ आया था जिसमें गवर्नमेंट जॉब में कोटास निकाले थे, इसमें स्टूडेंट्स पूरे के पूरे कंट्री से एक साथ कैपिटल में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत 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 लार्ज स्केल पर, जिसमें पिछले एक हफ्ते में ऑलरेडी 133 पीपल हैव डाइड। इसी के साथ साथ इंटरनेट और टेक्स्ट मैसेजेस की सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई हैं ताकि प्रोटेस्ट, इससे सबसे पहले आजकल वैसे भी कल्चर चल रहा है कि कहीं भी प्रोटेस्ट हो लार्ज स्केल, चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही है, सबसे पहले इंटरनेट की सर्विसेज को सस्पेंड कर दो। पता नहीं व्हाट डू दे वांट टू अचीव, उनको ऐसा लगता है कि आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो इकट्ठे भी नहीं हो पाएंगे, तो सबसे पहले इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ले लो, दैट्स हाउ इट्स वर्किंग दीज डेज।
यहाँ पे बेसिकली आर्मी भी डिप्लॉय किया गया है। इंपॉर्टेंट क्या है कि बांग्लादेश में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे थे। तो किसी भी कंट्री में जब ऐसा कुछ ऊटपटांग होता है ना, सबसे पहले हर कंट्री का इंस्टिंक्ट होता है कि भैया हमारे सिटीजन्स को वापस निकालें। तो 978 इंडियन स्टूडेंट्स हैव बीन इवैक्यूएटेड और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये पूरा कोऑर्डिनेट किया था ऑपरेशन, जिसमें 978 इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया गया है सिक्योरिटी मेजर्स के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा कुछ 8000 इंडियन स्टूडेंट्स और हैं वहां पर जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही है कि भाई इनको कैसे, अगर इवैक्यूएट होने की जरूरत है तो इवैक्यूएट किया जाए, या नहीं भी इवैक्यूएट कर रहे हैं तो वहां ही बांग्लादेश में ही इनकी सेफ्टी कैसे इंश्योर की जाए। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 22 पर। यहां पे एक बहुत बड़े अनाउंसमेंट में जो बाइडेन हैज ड्रॉप्ड आउट ऑफ प्रेसिडेंशियल रेस। यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसमें उनका, क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है हमारा थोड़ा अलग है, उनके प्रेसिडेंट ही इलेक्शंस में खड़े होते हैं। तो जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों ही मेन कैंडिडेट्स थे। अभी जाके जो बाइडेन हैज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द रेस, प्रेसिडेंशियल रेस, एंड ही इज एंडोर्सिंग कमला हैरिस, जो फिलहाल में वाइस प्रेसिडेंट है। दोनों ही डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इज फ्रॉम रिपब्लिकन्स। ठीक है, तो यूएस प्रेसिडेंट जो अभी है, जो बाइडेन, ही हैज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द 2024 रेस फॉर व्हाइट हाउस ऑन संडे, ending his bid for re-election following a disastrous debate with Donald Trump। आप चाहें तो YouTube पे देख सकते हैं, आपको यकीन नहीं आएगा कि दो बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स इस तरीके से आपस में डिबेट कर रहे हैं, बट दैट इज व्हाट हैपेंड। डिसीजन कम्स आफ्टर एस्केलेटिंग प्रेशर फ्रॉम मिस्टर बाइडेन्स डेमोक्रेटिक एलाइज टू स्टेप असाइड following the June 27 debate, in which the 81-year-old president trailed off, often gave nonsensical answers and failed to call out the former president's mass falsehoods। डिबेट का पॉइंट क्या था, एक दूसरे का जो भी टेन्योर रहा है उसमें उन्होंने जो भी काम किया है उसको कॉल आउट करना। ना जो बाइडेन को उनके जो भी डेमोक्रेटिक एलाइज हैं वो काफी टाइम से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि यू शुड स्टेप डाउन नाउ, और ये चीज और भी ज्यादा ठोस या सीमेंटेड हो गई इन द रिसेंट ये जो डिबेट हुई थी, प्रेसिडेंशियल डिबेट। क्यों? क्योंकि बोलते बोलते स्पीच में ही वॉज गेटिंग ट्रेल्ड ऑफ, जोन आउट हो रहे थे वो। जो मेजर फॉल्सहुड्स डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं, जिसमें लिस्ट अभी मैं आपको 10 बता सकती हूँ, तो वो तो उनके पास कितना अच्छा रिसर्च डेटा होगा, उसमें से एक भी ही वॉज नॉट एबल टू पॉइंट आउट, एक भी चीज नहीं बोल पा रहे थे। और जो उनसे सवाल पूछे जा रहे थे उसमें ही हैज गिवन काफी नॉनसेंसिकल आंसर्स। मतलब आपको ऐसा लगेगा देख के कि ही इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उनकी जगह पे कोई और सेम दिखने वाला इंसान लाकर खड़ा कर दिया है, इस तरीके के जवाब दिए थे। सो इट वॉज एक्सट्रीमली एम्बैरेसिंग फॉर द डेमोक्रेट्स। तो फाइनली ये प्रेशर इतना हाई पहुंच चुका था कि ही हैज डिसाइडेड टू स्टेप डाउन, एंड आगे बढ़ाया गया है वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को। शी इज गोइंग टू बी इन द रन फॉर 2024 presidential elections in the USA। ओके पीपल, चलो सो यार हम नेक्स्ट मिलने वाले हैं ऑन दी अपकमिंग ट्यूसडे, सॉरी ऑन दी अपकमिंग फ्राइडे। तो ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को क्या क्या हुआ हम डिस्कस करेंगे ऑन दी अपकमिंग फ्राइडे। तो अगर आप अगेन मैं रिपीट करूंगी, इन सेशंस को हफ्ते में 2 बार अटेंड कर लेते हैं तो आपको बैठकर इतना बड़ा न्यूज़पेपर रोज रोज खोलकर डिलीजेंटली विद कंसिस्टेंसी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्दो अगर आप पढ़ते हैं तो उससे बेटर चीज कोई नहीं हो सकती। एज अ टीचर आई वुड नेवर डिस्करेज यू फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर्स, लेकिन
अक्सर हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, हम डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं, है ना। तो उसके वजह से वी हैव कम अप विद दीज सेशंस। ये सेशंस हम रोज भी कर सकते थे, लेकिन अगर ये सेशंस भी रोज होने लगे ना तो आप शायद अटेंड ना कर पाए। सो राइट नाउ वी हैव स्टार्टेड विद बाई वीकली सेशंस। धीरे धीरे करके जब इनमें आपकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी, देन वी विल इंक्रीज दीज नंबर ऑफ सेशंस। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे सेशन। आई विल सी यू गाइज अगेन ऑन फ्राइडे। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ।